अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी बात और मैं हूं सादुल हसन। आदिल शाज़ेब की गैर हाजिरी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ में सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के लिए जहां मुल्क के मामलात चलाना मुहाल हुआ है, अपोजिशन से डील करना एक इम्तिहान बना हुआ है, वहां अपनी ही हुकूमत को अपने पैरों पर खड़ा रखने के लिए इत्तेहादियों को भी मनाने रखना किसी चैलेंज से कम नहीं रहा और शायद अब भी है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमात मुस्लिम काफ को राजी करने और राजी रखने के लिए चौधरी बरादरान से मुलाकात की। ताहम जहां एक इत्तेहादी को मनाया गया, वहां दूसरे इत्तेहादी के नाराज होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। इस बार ये इत्तेहादी MQM है, जो ऐसा भी नहीं कि पहली बार हुकूमत से नाराजगी के इशारे दे रहा है। मौजूदा सेटअप में MQM भी तहरीक इंसाफ से कई बार नाराज हो चुकी है और कई बार यकीन दहानियों पर मान चुकी है। इस बार MQM विफाकी हुकूमत की तकरार की वजह से विफाकी काबीना का हालिया फैसला है, जिसके तहत 3 साल के वक्फे के बाद लेकिन बिलाखिर 2017 में की गई मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। MQM की जानिब से विफाकी काबीना के इस फैसले पर एतराज काबीना ही में शरीक विफाकी वजीर अमीनुल हक की जानिब से सामने आया है, जिन्होंने एक इख्तिलाफी नोट जमा कराते हुए कहा है कि इस मरदमशुमारी के तहत कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में की गई नई हल्काबंदियों को कबूल नहीं किया जाएगा। अमीनुल हक के बकौल पिछली मरदमशुमारी में दानिस्ता, कराची और सिंध के शहरी इलाकों में गिनती कम की गई, इसलिए आइंदा इंतखाबात से कबल नई मरदमशुमारी कराई जाए। अहम बात यह है कि इस हवाले से हुकूमत ने वफाकी वजीर अली जैदी की सरबराही में कमेटी बनाई थी, जिसमें अमीनुल हक शामिल थे और वहां भी उनके एतराज को मुस्तरद कर दिया गया था। ताहम इस बार हुकूमत ने मंजूरी देते हुए मजीद इत्तेफाक राय के लिए मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल को भी भिजवा दिया है। MQM ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया था, जिसमें यह इस्तदाबी की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट विफाकी हुकूमत को भी मरदमशुमारी के नताइज को जारी करने से रोके। ताहम ताहाल सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर मजीद कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। दूसरी जानिब इस मामले पर MQM को कराची में सियासी चैलेंज मिलने का भी अंदेशा है। कराची की दीगर जमातें MQM को आड़े हाथों ले रही हैं। PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल की बकौल MQM ने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इख्तिलाफी नोट लिखा, इससे मरदमशुमारी तस्लीम नहीं हो जानी। MQM ने क्या तीर मारा है? इख्तिलाफी नोट डाल दिया बेवकूफ बनाने के लिए। इख्तिलाफी नोट से इनकी मरदमशुमारी रुक जाएगी। इससे बड़ा जुल्म कराची वालों के साथ हो नहीं सकता। इतनी कमजोर हुकूमत जो कि सिर्फ MQM के 6 सीटों से चल रही है, अगर ये इस हुकूमत से कोई बात नहीं मनवा सकते तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते। और क्यों नहीं रिजाइन करें, बाहर आए, हुकूमत इनकी बात मानेगी, लेकिन नहीं कर रहे। इस शहर में लावा पकड़ा है, इस शहर में लोग नाराज हैं, हम पर बहुत प्रेशर है कि कब तक टॉक शो करते रहोगे, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहोगे, कब तक जलसे करते रहोगे। निकलो रोडों पर, हम पर प्रेशर है कि इनसे हुकूक छीनो। मरदमशुमारी के अलावा MQM के दीगर तहफ़्फ़ुज़ात और जज्बात भी शायद विफाकी हुकूमत की जानिब से एक नई यकीन दहानी के बाद ठंडे पड़ जाते हैं। हुकूमत का हिस्सा बनने से कबल MQM विफाक के सामने लापता कारकुन, सियासी दफातर की वापसी, कराची पैकेज और तरक्याती कामों में ताखीर का गिला करती नजर आती है और विफाकी हुकूमत हर बार इन गिलों के जवाब में एक नई यकीन दहानी कराती आ रही है। 2 रोज कबल भी वज़ीर-ए-आज़म से MQM के एक वफ्द की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर यह यकीन दहानी कराई कि MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे और कराची के मंसूबों पर मुशावरत में MQM को शामिल रखा जाएगा। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। कोशिश हमारी ये है कि अगले 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। सिंध गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी लिया इनकी सेटलमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट ऑब्वियसली नाले साफ़ कर रही है। तो ये सेकंड चीज़ है। ये जो हम 1100 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं, इसमें सीवरेज सिस्टम का भी पूरी तरह टैकल किया जाएगा। इसी 1100 अरब रुपए में कराची के जो सॉलिड वेस्ट का इशू है, ये भी एक ही दफ़ा हम अब इसको टैकल करें। जो तय हो गया हम सब का कि ये कराची के ये भी इश्यूज़ अब जो ट्रांसपोर्ट का इशू और जो सड़कों का इशू है,
ये भी हम अब पूरी तरह हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के लिए इस तारीखी पैकेज का ऐलान सितंबर में किया था, ताहम ताहाल कराची के अवाम इस पैकेज के मुंतज़िर हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी अपने गुज़श्ता 2 इजलासों में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मंजूरी को हर अगले इजलास तक मौखर कर चुकी है। इन फैसलों से कराची से मुतालिक हुकूमती अदम दिलचस्पी भरपूर आया हो रही है, जबकि अमलन सूरत हाल ये है कि कराची की हर सड़क टूटी, सीवरेज का निजाम तबाह और बल्दियाती ढांचा मफलूज हो चुका है। ऐसे में वज़ीर आज़म को यह बात याद दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी MQM ही की बनती है कि इस शहर कराची ने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी मुंतखब किया है। क्या MQM अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है? यही बड़ी बात का बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब तहफ़्फ़ुज़ात बताने और यकीन दहानी लेने का खेल MQM और वफाक के दरमियान 3 साल से जारी है। क्या यह खेल आइंदा 2 साल भी जारी रहेगा या फिर MQM अपने मुतालिबात मनवाने और कराची के अवाम के सामने अपनी सियासी साख को बढ़ाने के लिए कोई हतमी इक़दाम करेगी? यही जानेंगे। वफाकी वज़ीर IT और MQM के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को भी ये वाज़े कीजिएगा कि जो आज वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है मरदमशुमारी 2017 को उसके नताइज जारी करने पर, अब इस पर जो आपकी जानिब से MQM की जानिब से डाइसेंटिंग नोट दिया गया है, सर उस नोट की कानूनी हैसियत क्या होगी और वो MQM के स्टांस को किस हद तक स्ट्रेंथन करेगा जो एतराज हैं आपको मरदमशुमारी के नताइज पर? देखिए, मेरा ख्याल साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि 40 रुकना वफाकी काबीना में यकीनन MQM का मैं इकलौता नुमाइंदा हूँ, और जाहिर सी बात है जब भी किसी मेरे शहर के हवाले से और मेरे सूबे के हवाले से, बिलख़ुसूस शहर सिंध के हवाले से जो भी मसाइल जन्म लेते हैं तो बबांग दहल में उस पर आवाज़ उठाता हूँ। जहाँ पे मुखालफत करने की बात होती है मुखालफत करता हूँ, जहाँ पे हमायत करने की बात होती है तो खुलकर हमायत भी करता हूँ। डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक जमहूरी कल्चर है और जमहूरी कल्चर में हर चीज़ अक्सरियत की बुनियाद पर होती है। चूँकि MQM पाकिस्तान और PTI का अगर 2018 में MOU जो साइन हुआ था, उस MOU के ऊपर पहला नंबर पर यह गालिबन मौजूद है कि सेंसस के मसाइल को देखा जाएगा। और इसीलिए जब कैबिनेट की मीटिंग में जब सेंसस की मंजूरी की बात आई तो बबांग दहल मैंने इसकी मुखालफत की। पहले मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर इसको डिफ़र कर दिया जाए ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर डिफ़र नहीं किया जा सकता है तो ये हमारी डिसेंटिंग नोट है। और डिसेंटिंग नोट में मैंने क्या लिखा है, मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। मैंने मुतालबा किया है कि जिसे कहते हैं कि 2000 सेंसस को MQM पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मस्तरद करती है। नंबर 2 मैंने मुतालबा किया कि 2023 के इलेक्शन से पहले दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए ताकि शहरी सिंध का फिगर सही तरीके से आ सके। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात की कि अगर 2017 के सेंसस के बुनियाद पे डीलिमिटेशन कर इन्हें हल्का बंदे तब्दील करने की कोशिश की गई तो MQM इसको मुस्तरद करती है। और जहाँ तक कानून की बात है, देखें तरीक़ेकार क्या है कि हम अपना आइनी कानूनी जमहूरी हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जब फोरम होता है यानी कि MQM पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए, असम्बली में तकरीर करती रहिए। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटिशन दाखिल किया वो, और सबसे हाईएस्ट फोरम क्या था, कैबिनेट के ऊपर भी खुल के मुखालफत की और अपना एक डिसेंटिंग नोट जमा कराया है। इसका मतलब ये जाहिर करता है कि MQM पाकिस्तान जो कहती है उस पर अमल करने की पूरी कोशिश भी करती है। लेकिन अमीनुल हक साहब, आपके मुखालिफिन जो हैं वो यहाँ पर ये तनकीद करते हैं कि MQM सिर्फ तहरीरी तौर पर तो मज़ाहमत कर रही है, लेकिन अमली तौर पर जो कराची के या जो सिंध के मामलात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं MQM को, अमली तौर पर उनको आगे नहीं लेकर आ रही। अब आपकी वजह से सिंध में भी या फिर वफाक में भी हुकूमत स्ट्रॉन्ग है, आप उसका एक अहम इत्तेहादी हैं, तो अपनी अहमियत को इस्तेमाल करते हुए सर आप फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात अमली तौर पर आगे क्यों नहीं रख पा रहे? देखिए साद, मेरा ख्याल है कि मुल्क जमहूरी कल्चर के हिसाब से चलता है, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि MQM पाकिस्तान अपने तमाम ऑप्शन को अनफोल्ड करती चली आ रही है। पहला तरीक़ेकार जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसकी मुखालफत करना, जल्द से जुलूस करना और उसके हाई कोर्ट में जाना। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने स्लोली एंड स्लोली अपने तमाम जो हमारे पास इख्तियार हैं और जो हमारे बस में है, हम उसको अनफोल्ड करते चले जा रहे हैं। तो अमीनुल साहब, ये जो आप अपने बता रहे हैं, प्लान बता रहे हैं कि अपोज भी आप, मुखालिफत भी आप कर रहे हैं, तो जो आपने अपने डाइसेंटिंग नोट में सेकंड पॉइंट मेंशन किया है कि 2023 के इंतखाबात से पहले दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए, क्या इस हवाले से हुकूमत ने आपको कोई यकीन दहानी कराई है या अभी तक सिर्फ आपने अपना डाइसेंटिंग नोट फॉरवर्ड किया है?
देखिए जी, जो मैंने डाइसेंटिंग नोट लिखा है इसमें यह बात वाज़ेह तौर पे लिखा है, लेकिन साथ साथ हुकूमत के भी जो नुमाइंदे, जो 4 रुकनी अलग नुमाइंदे हुकूमत के थे, उन लोगों की भी ये ख्वाहिश थी कि उनकी तरफ से अल्फाज है कि जल्द अज जल्द मरदमशुमारी का इनेकाद किया जाए। अब जल्द अज जल्द अगर आप पाकिस्तान के आईन कानून भी देखेंगे तो किसी जगह पे 10 साल नहीं लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे दोनों आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू में सिमिलरिटी आ सकती है कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि तमाम मुख्तलिफ हलकों को एतमाद में लेकर, क्योंकि आपको पता है कि सेंसस कराने के लिए पाक फौज के जवान भी साथ होते हैं, रेंजर्स के जवान भी साथ होते हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ होती है। तो मैं समझता हूँ कि 1998 में मरदमशुमारी कराई गई, उसके बाद 2017 में देयर वाज अ गैप ऑफ 18 ईयर। तो अमीर साहब ये भी जरा वाज़ेह कर दीजिए, ये 4 अफराद कौन हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे? क्या हुकूमती जमात से ताल्लुक रखते हैं और क्या इनकी जो यकीन दहानी है उसकी कोई कानूनी या फॉर्मल वक़्त है? नहीं, मैं अर्ज़ कर दूं कि मैं जब 4 अफराद का जिक्र किया तो ये एक सेंसस की कमेटी बनी थी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कैबिनेट के अप्रूवल के साथ बनाई थी, जिसके अंदर अली ज़ैदी साहब थे जो इसके कन्वेनर थे, उनके साथ ज़ुबैदा जलाल थी, फहमीदा मिर्ज़ा थी, नूरुल्लाह कादरी साहब थे और मैं ख़ुद था। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इस बात पर तो एक कॉमन बात पाई जाती है कि इस सेंसस पे तमाम पार्टियों ने, तमाम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन का इजहार किया है। तो ये कॉमन चीज, अगर ये चीज कॉमन है तो मैं समझता हूं कि आपका भी और डेफिनेटली एमक्यूएम का भी बड़ा सख्त स्टांस था 2017 की मरदमशुमारी के नताइज को लेकर, और तब ये भी कहा था कि ये मरदमशुमारी रिग्ड है, कराची का हक मारा गया है, ज्यादती की गई है कराची के साथ। तो सर फिर क्या वजह है आपके एतराज़ को वाज़े तौर पर, अमली तौर पर हुकूमत ने कुछ खातिर ख्वाह नहीं किया, मुस्तरद किया, कमेटी में भी वो एतराज़ मुस्तरद हुआ और फिर हुकूमत ने उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी भिजवा दिया मजीद मंजूरी के लिए? अगर कराची के साथ ज्यादती हुई है, रिग्ड था, हक मारा गया था, तो फिर ज्यादती करने वाली जमात के साथ सर आप इत्तेहाद में क्यों हैं? देखिए साथ मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में गिव एंड टेक का असूल होता है। पॉलिटिक्स में भी कुछ लोग कुछ दो के पॉलिसी पे चला जाता है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ अगर कराची के डेवलपमेंट पैकेज की भी बात हो रही है, कराची के तरक्कती मनसूबों पे गुफ्तगू हो रही है, और साथ साथ अगर सेंसस के हवाले से एमक्यूएम ने दो टोक रवैया अपनाया है और हर सूरत में इसके मुखालफत का फैसला किया और अमलन ये सबूत पेश भी किया, और साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि हमें जहाँ से भी रिलीफ मिल सकता है, अभी हमारे पास एक विंडो ओपन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर वहाँ से भी हमें रिलीफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ा कर दूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान जिसे कहते हैं अपने अवाम, अपने वोटर, अपने सपोर्टर के साथ खड़ी है, उनके मशवरों के साथ ही आगे बढ़ेगी। तो अमीनुल हक साहब, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला अभी ज़ेर बहस है और आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपके खिलाफ आता है तो फिर क्या टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं? आपके ये डाइसेंटिंग नोट पर भी हुकूमत अगर अमल दरामद नहीं करती, आपके तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा नहीं करती, तो फिर अगले लाहे अमल को कब तक आप अमली तौर पर सर अंजाम देंगे? क्या प्लान है एमक्यूएम का? देखिए साथ मेरा ख्याल है मारूज़ों पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ाई जाती हैं। आपका ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट भी खिलाफ देगी तो क्या होगा? देखिए ये भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हक में भी फैसला करे। तो मेरा ख्याल है मारूज़ों की बुनियाद पे नहीं, बल्कि हालात और वाक़यात को देखते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान शहरी सिंध का मुकदमा लड़ती चली आ रही है, और जैसे मैंने कहा कि अपने सपोर्टर, वोटर, अपने अवाम के राय को मद्देनज़र रखकर आगे बढ़ती रहेगी। अच्छा अमीनुल हक साहब, अपनी गुफ्तगू में आपने कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का भी जिक्र किया है, आपने ये भी जिक्र किया कि गिव एंड टेक का मामला चलता है, तो बज़ाहिर ये समझ आ रही है कि एमक्यूएम कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज जो कि डेफिनेटली कराची के अवाम के हक में है, कराची की बेहतरी के लिए है, उसकी वजह से भी हुकूमत के साथ है कि कराची के मामला बेहतर हो जाएं। तो अमीनुल हक साहब ये बताइएगा कि ज़मीनी तौर पर ऑन ग्राउंड कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? क्योंकि हम तो काबीना के इजलासों में भी इस पैकेज पर मजीद तारीखें ही देख रहे हैं, अमली तौर पर क्या काम हुआ है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात को क्लेरिफाई कर दूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान वजारत, मुशीर या गवर्नरशिप के कभी भी उम्मीदवार नहीं रही है, और पार्टी को आपने देखा कि पार्टी जब जब फैसला करती है अवाम के मफाद को मद्देनज़र रखकर करती है। जनवरी 12 खालिद अंकुर सिद्दीकी साहब ने रिज़ाइन दे दिया, पार्टी का दोबारा फैसला आया, एमक्यूएम हुकूमत में शामिल हुए। तो हमारा कोई मफाद नहीं है हुकूमत के साथ। हाँ,
यस कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की जो आपने गुफ्तगू की, मैं उस पर अर्ज़ कर दूं कि यस मेरा ख्याल 6 मुख्तलिफ कंपोनेंट उसमें रखे गए हैं, जिसमें पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, इन तमाम और 3 अलग मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। आप ये देखें कि सबसे पहले तो बात ये समझ लो कि 6 के 6 कंपोनेंट जो मैंने आपको जिक्र किया, ये असूली तौर पर बुनियादी तौर पर किसकी जिम्मेदारी बनती थी? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन और बिलखसूस 18वीं तरमीम के बाद तो सिक्काबंद जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सूबाई हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की नाअहली, नाकामी, कराची दुश्मनी और तअस्सुब की बुनियाद पर, कराची की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत को इन्वॉल्व होना पड़ा और इन 6 के 6 कंपोनेंट पर वफाकी हुकूमत ने 1.1 ट्रिलियन की जिसे कहते हैं डेवलपमेंट पैकेज दिया। अब उन डेवलपमेंट पैकेज पे मैं समझता हूँ कि यस चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। सबसे पहले मैं इशू ले लेता K4 यानी कराची के पानी का मनसूबा। आपके इल्म में है कि कराची के वहाँ पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं, तो K4 का मनसूबा फेडरल गवर्नमेंट ने सूबाई हुकूमत से कहकर अपने हाथ में लिया है। उनको ख़त लिखा गया, सिंध हुकूमत ने वह तमाम चीज़ें हैंड ओवर की फेडरल गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया कि वापडा को आप जिसे कहते हैं कि साथ मिलाया और वापडा की चेयरमैन से लेकर उनके तमाम सीनियर मैनेजमेंट जो कराची आते हैं, K4 का मनसूबा का जायज़ा लेते हैं, फिज़िकल दौरा करते हैं और एक स्टेयरिंग कमेटी बन गई है। वफाकी हुकूमत ने क्या ऐलान किया है कि ये अगर 26 अरब रुपए का पैकेज था और ये बढ़ते बढ़ते अब 70-80 अरब रुपए पे चला गया, तो वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि चाहे जितने अरब रुपए खर्च हो, जितने 100 अरब रुपए खर्च हो, वफाकी हुकूमत हर साल में K4 का मनसूबा 3 साल में मुकम्मल करके देगी। इस पर काम जारी वो सारी। दूसरी चीज़ तरफ आ जाते हैं ग्रीन लाइन का मनसूबा, यानी साथ आपके इल्म में है कि लाहौर में, पेशावर में, पिंडी में, मुल्तान में मेट्रो बस चल रही। मेट्रो बस कौन चला रहा है? इन तमाम जगहों पर किसने बनाया? वहाँ के मुतल्लका सूबाई हुकूमत ने। लेकिन फिर कराची के नौजवान को, कराची के बुजुर्ग को, ख़वातीन को तासब की बुनियाद पर सूबाई हुकूमत ने मेट्रो नहीं बना के दिया, तो बहालत मजबूरी वफाकी हुकूमत को इन्वॉल्व होना पड़ा, ग्रीन लाइन की तरफ जाना पड़ा। अब ये ग्रीन लाइन मनसूबे में आपके इल्म में है कि इस PhD पे भी वफाकी हुकूमत ने 10 या 12 अरब रुपये रखे गए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप बल्कि 1-2 दिन पहले आपने गालिबन अखबार में बल्कि TV पे भी सुना होगा कि 80 बसों का ऑर्डर भी कर दिया गया। इंशाअल्लाह ताला जून से पहले ये बसें आ जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि ग्रीन लाइन का मनसूबा सुरजानी से लेकर नुमाइश तक जून 2021 तक चल पड़े, ताकि कराची का नौजवान भी 20 रुपये देकर एयर कंडीशन बस पे सफ़र करने के काबिल हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और मरदम के मामले पर भी आपने MKM के तहफ़्फ़ुज़ात और मौक़िफ़ से आगाह किया और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर जो अमली तौर पर पेशरफ़्त हो रही है उस हवाले से भी आपने हमारे नाज़रीन को तफसीलन आगाह किया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑपोजिशन वहाज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले का आगाज मर्दान में एक पावर शो से कर दिया, जो बज़ाहिर लॉन्ग मार्च से पहले अवामी सतह पर हिमायत हासिल करने और कारकुनान को मोबिलाइज करने का जरिया होगा। लेकिन सवाल यह है कि बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत, जिसमें डायलॉग के दरवाजे दोनों जानिब से बंद कर दिए गए हैं और असेंबलियों से इज्तिमाई इस्तीफों की धमकियां दी जा रही हैं, ऐसे में PDM इत्तेहाद खुद किस हद तक मुत्तहिद है? सेनेट के इंतखाबात, ज़िमनी इलेक्शन और इस्तीफों के मामले, मौजूदा इब्हाम वाज़े तौर पर इख्तलाफात की जानिब इशारा है, जिसमें बड़ी हद तक पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली पर सवालिया निशान उठ रहा है। लेकिन आज मरियम नवाज ने वाज़े कर दिया कि वो खुद क्या चाहती हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातों को असेंबलियों में बैठना चाहिए या इस्तीफा देके बाहर आ जाना चाहिए? इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। ये भी मैं बता दूं कि 400-500 इस्तीफे जब आ जाएंगे, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आजम, जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की इस सवाल पर खामोशी, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का इंदिया क्या आने वाले वक्त में PDM टूटने की निशानी है? और अगर इस इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी अलहदा होती है तो ऐसी सूरत में नून लीग और मौलाना फजल रहमान हुकूमत पर दबाव बरकरार रख सकेंगे? और इससे भी अहम सवाल यह है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों से इनकार कर देती है तो क्या बाकी PDM बशमूल नून लीग और JUIF के मुस्ताफी होने से असेंबलियां टूटेंगी या कायम रहेंगी? ये तमाम मफरूज़े इस वक्त तज्जियों और अंदाजों पर किए जा रहे हैं, जिनकी हकीकत अगले चंद हफ्तों में वाज़ेह होगी।
पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 29 दिसंबर को तलब किया गया है, यानी 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो की बरसी के 2 दिन बाद अहम फैसले होंगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के बाद धरना देने की भी मुखालिफ है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से भी जहां पीपल्स पार्टी के फैसलों से काफी हद तक उम्मीद लगाई जा रही है, वहीं यह तासुर भी दिया जा रहा है कि किसी भी सूरत में हुकूमत ऑपोजिशन के खिलाफ सख्ती नहीं करेगी और दबाव में भी नहीं आएगी। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम है, हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। जो मर्जी बयान दे दें, जो मर्जी दबाव डाल दे, हमारा उनकी तहरीक को या उनकी काविश को बज़ोरे बाजू या तशद्दुद से रोकना हमारी हिकमत अमली नहीं है। हम पॉलिटिकल लोग हैं यार, पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल कार्रवाई करते हैं, हमने उनका पॉलिटिकल अंदाज में मुकाबला करना है। पीडीएम के अहम फैसले कब होंगे? पीपल्स पार्टी से मुतालिक इब्हाम पर क्या सोच पाई जा रही है? क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के बगैर भी इस्तीफे देगी? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे ही पीडीएम की तहरीक आगे बढ़ रही है, अब यह तासुर भी मजीद तकवीयत पकड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद पीडीएम का साथ लंबे अरसे तक नहीं दे पाएगी। अब जिस इलेक्टोरल कॉलेज पर पीडीएम को एतराज़ात थे, उसी इलेक्टोरल कॉलेज को फुल करने के लिए ज़िमनी इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी हिस्सा ले रही है, बल्कि दरख्वास्त भी की थी। क्या पीपल्स पार्टी ने भी उतने इस्तीफे जमा करा दिए जितने जोशो खरोश से और एक्टिवली पीएमएलएन ने जमा करवाए हैं? सर देखिए, इस बात का जवाब तो खुद बिलावल भुट्टो साहब दे चुके हैं कि उनकी पार्टी 31 दिसंबर तक तमाम इस्तीफे जमा कर लेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम की लीडरशिप जो भी फैसले करती है, कोई पार्टी उनसे रूगर्दानी कर सकती है। और ज़िमनी इलेक्शन हो या सेनेट हो, इसके ऊपर जो भी पीडीएम की लीडरशिप बैठ के इत्तेफाक राय से फैसला करेगी, सब पार्टीज उसको फिर फॉलो करेंगी। लेकिन एहसन इकबाल साहब, जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मौलाना साहब भी इलेक्टोरल कॉलेज पर सवाल उठाते रहे हैं, आपकी जानिब से भी काफ़ी वोकल होकर इस इलेक्टोरल कॉलेज की जो लेजिटिमेसी है उस पर सवाल किया जा रहा था, तो उसी दौरान तो पीपल्स पार्टी ने रिक्वेस्ट की थी ज़िमनी इलेक्शन के लिए। तो पीडीएम ने तो अभी हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तैयारी कर ली। इस पर सर क्या कहेंगे आप? जी देखिए ना, ये हर पार्टी अपना होमवर्क तो कर सकती है, और इसका फैसला ना हमने करना है ना किसी एक पार्टी ने करना है। इसका फैसला जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने करना है, और हम सब ने अपने अपने लीगल एक्सपर्ट से राय ली हुई है कि क्या इलेक्टोरल कॉलेज डिस्टर्ब हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, या सेनेट के इलेक्शन बारसूरत होंगे। तो जो भी हतमी फिर लीगल ओपिनियन होगी, उसकी रोशनी में अनकरीब पीडीएम की लीडरशिप आपस में मिलकर फिर फैसला करेगी। अच्छा एहसन इकबाल साहब, पीडीएम की जो मरकजी क़यादत है, डेफिनेटली आप उस सारी तहरीक का एक फाल रुकन भी हैं, लीड भी कर रहे हैं, आपकी राय भी डेफिनेटली उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी लीडर्स की है। तो ये जो एक तासुर तरवीज पा रहा था कि जो इस्तीफों के डेडलाइन एक्सटेंडेड थी 31 तारीख तक, क्या वाकईतन पीपल्स पार्टी को उसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे? नहीं, ये तो 31 दिसंबर की डेडलाइन पीडीएम की लीडरशिप मीटिंग में इत्तेफाक राय से तय हुई थी, और पीपल्स पार्टी भी इसको इत्तेफाक करती थी, और सब पार्टीज़ ने इसको ओन किया है। और इसलिए इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 31 दिसंबर तक तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपने अपने इस्तीफ़े अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पार्टीज़ की लीडरशिप को जमा करा देंगे। तो अगर जैसे आप कह रहे हैं कि पीडीएम जो फैसला करेगी, डेफिनेटली सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसी फैसले पर मिनन अमल करेंगी। अगर पीडीएम ये फैसला कर लेती है कि ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना, तो फिर आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी फिर बैकआउट कर जाएगी ज़िमनी इलेक्शंस की तैयारियों और हिस्सा लेने से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसी फोरम का हिस्सा है, और जब पीडीएम अपने फैसले करती है तो हर पार्टी अपना अपना मौक़िफ़ देती है, और फिर हम एक इत्तफाक राय के साथ कंसेंसस के ज़रिए फ़ैसले करते हैं। तो लिहाजा अगर पीपल्स पार्टी समझती है या कोई और जमात ये समझती है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, चूँकि इसका ताल्लुक सेनेट के साथ है, तो अगर उनकी बात में वज़न हुआ तो हो सकता है कि पार्टीज़ की दीगर क़यादत जो है वो उससे इत्तफाक करे। और अगर कोई पार्टी इस बात के ऊपर सबको कायल करती है कि नहीं, हमें हर सूरत बॉयकॉट करना चाहिए, तो हो सकता है कि सब पार्टीज उससे इत्तफाक करें। ये तो बहुत हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक तरीके से फैसले होते हैं, हर पार्टी
अपना नुक्ता नज़र देती है और उसके बाद फिर सब इत्तेफाक राय से फैसला करते हैं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, कल राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक तो इस्तीफे हमारा आखिरी ऑप्शन है और जब मैदान गर्म होगा तब इस्तीफों वाले ऑप्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। इस्तीफे मौजूद हैं हम पार्टी लीडरशिप के बाद। तो वो मैदान गर्म होने का मतलब क्या है? क्या जब यकीन हो जाएगा कि सेनेट इलेक्शंस रोक नहीं सकते तब इस्तीफे दे देंगे? देखिए, पहले दिन से जो इस्तीफे हैं उनके बारे में बहुत वाज़ेह हिकमत अमली है। ये एक लास्ट डेटरेंस है, ये एक लास्ट वार है, या जिसे कह लीजिए कि तुर्ब का पत्ता है जो हमारे पास है। और सबसे पहले हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च के ज़रिए यहाँ पे लोग आएंगे और इस्लामाबाद की तरफ, गिलगित से गवादर तक, कराची से पेशावर तक, चारों सूबों से लोग आएंगे। और उसके बाद फिर हमारी लीडरशिप जब मुनासिब समझेगी और जो टाइमिंग करेगी उसके वक्त फिर सारे इस्तीफे जो हैं वो स्पीकर्स को दे दिए जाएंगे। और मैं ये बात फिर दोहरा दूं कि पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन होता है वो 849 सीटों पर होता है। ठीक है। ऑपोजिशन के पास इस वक्त 425 के करीब नशिस्तें हैं। तो 400-425 इस्तीफे जब जमा होंगे तो फिर बाई इलेक्शन नहीं हो सकते। ये कोई 10, 20, 30, 40 सीटें नहीं है जिनके ऊपर बाई इलेक्शन हो जाएगा। जब आप 425 सीटों पर इलेक्शन कराते हैं तो उसका स्केल वही होता है जो जनरल इलेक्शन का होता है। तो क्या फिर आपने इतनी बड़ी एक्सरसाइज इसलिए करनी है कि मुल्क में एक नया बहरान पैदा करना है मुतनाज़ा बाई इलेक्शन से, या फिर अगर इतनी बड़ी आपने एक्सरसाइज करनी है तो उससे फिर एक गैर मुतनाज़ा और शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन करके मुल्क को इस बहरान से निकालना है। ये चॉइस होगी फिर उस वक्त। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, जैसे आप भी मुतादिद मरतबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिक्र करते रहे हैं, दीगर अपोजिशन रहनुमा भी जिक्र करते हैं कि इस दौरे हुकूमत में अनप्रेसिडेंटेड बहरानों का भी सामना करना पड़ा है। महंगाई का बहरान, जो सूरत हाल सबने देखी, पेट्रोल का बहरान, उसका सामना किया, LNG का बहरान, अब जनवरी में मजीद बहरान की भी पेशगोई है। क्या PDM ने और मुत्तहिदा अपोजिशन ने और हुकूमत की जितनी भी गवर्नेंस के मसाइल थे उनको उस तरह से कैश कराया है जिस तरह से अपोजिशन कैश करा सकती है? क्योंकि हुकूमत तो आए रोज नए फैसले कर रही है, सेनेट इंतखाबात की तरफ जा रही है, तस्लीम भी कर रहे हैं कि हमने जो करना था वो नहीं कर सके लेकिन हम आइंदा करेंगे। गवर्नमेंट तो बज़ाहिर मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। हसन साहब, नहीं, हुकूमत तो इस वक्त पिट चुकी है। अब आप देखिए कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद एतराफ़ किया है कि उनको अभी तक हुकूमत चलाने का कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे चलानी है। ये वही शख्स है कि जो इलेक्शन से पहले लोगों को बताते थे कि हमने इतनी तैयारी की है, 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में तजुर्बा हो गया है, 200 लोगों की एक हमने ड्रीम टीम बना ली है और पाकिस्तान में हमने हर मसले के लिए अपनी स्ट्रेटजी मुकम्मल कर ली है और लोग देखेंगे, फ़र्क देखेंगे, ऐसी काबीना देखेंगे कि लोग अशश कर उठेंगे। आज अब मैं किसी का क्या नाम लूँ कि जो इस हुकूमत के चेहरे हैं, आप मुझे बताइए कि उनमें से किस नाम को देखकर आपके अंदर ये इत्मीनान पैदा होता है कि हम एक ड्रीम टीम के जरिए मुल्क को चला रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, ये तो नवाज शरीफ साहब ने भी तस्लीम किया था। उन्होंने कहा था कि उनका भी एक बड़ा मशहूर बयान था, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था कि 5 साल के लिए हम इक़्तिदार में आते हैं लेकिन 5 साल गुजरते हुए पता नहीं चलता, वक्त गुजर जाता है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो सर, गवर्नमेंट का बोझ तो होता है ना? नहीं, उनका बयान बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने ये कहा था कि वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, कि आप हुकूमत में आते हैं, मसाइल को हल कर रहे होते हैं और अचानक पता लगता है कि 5 साल गुजर गए हैं। ये तो ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला हुकूमत कैसे चलती है। इनको डेफिसिट का नहीं पता था कि डेफिसिट क्या होता है। ये कहते हैं कि मुझे दूसरे मसाइल का नहीं पता था कि कैसे होते हैं। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ एक न्यूक्लियर पावर तो नहीं ना चलती। आप एक वर्कशॉप में तो अप्रेंटिस रख सकते हैं, लेकिन एक दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर पावर हो उसको चलाने के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम तो नहीं शुरू कर सकते ना। जहां 22 करोड़ की आबादी रहती हो, जिसके अंदर हर साल 20 लाख नौजवान जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हो, आप वहां किसी अनाड़ी को बैठा दें कि चलो भाई लर्न एज यू ड्राइव, वो तो रोज एक्सीडेंट करेगा। उस एक्सीडेंट की कीमत आज अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, गैस की कमी की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में, हर शोबे के अंदर। कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, हमने 72 साल उसके लिए इतनी जंगें लड़ी, आज हम दुनिया के सामने एक मजाक बन गया हमारा। तो ये सब कुछ इसीलिए हुआ ना कि हमारे ऊपर एक अनाड़ी निज़ाम जो है, अनाड़ी लीडरशिप को मुसल्लत किया गया है। और जिस किसी ने भी इस सेटअप को बनाया है, ज़रूर उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो एहसन इकबाल साहब, इस सारी सूरत हाल में अगेन जब एक जानिब अपोजिशन यही जलसे भी कर रही है, तहरीक भी चला रही है, रैलीज भी हैं और यही आर्गूमेंट है कि गवर्नमेंट
फेल हो चुकी है, गवर्नेंस नाकाम है। दूसरी जानिब आज गवर्नमेंट ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से फाइनली सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी जमा करा दिया है और सुप्रीम कोर्ट से भी मजीद तशरीह मांग ली है आइन के उन तमाम तरह आर्टिकल्स की रोशनी में। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ग्रीन सिग्नल दे देती है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए सेनेट के इलेक्शन के तरीकाकार को बदला जा सकता है, तो फिर पीडीएम का रद्द अमल क्या होगा? क्योंकि तब तो हुकूमत ज्वाइंट सेशन बुलाकर भी या ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर लेगी। आप किसी भी कानूनी माहिर से पूछें, अब अगर मैं सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस भेजूं कि जी मैं एक 5वां सूबा नया बनाना चाहता हूं पाकिस्तान में, तो आप मुझे ग्रीन सिग्नल दें, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि पाकिस्तान के आइन में 4 सूबों का जिक्र है, अगर आपने 5वां सूबा बनाना है तो जाइए जाके आइन में तरमीम कर लीजिए। इसी तरह आइन के अंदर सेनेट के इंतखाबात के हवाले से ज़ाब्ता दिया गया है कि वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के असूल के ऊपर होता है। अगर आपने कोई उसमें ज़ाब्ते में तब्दीली करनी है और फिर ये लिखा गया है कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के इंतखाब के अलावा जितने भी इंतखाब होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, तो लिहाजा आप उसमें आइन में तरमीम कर लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट आइन तो नहीं बना सकती, ना वो आइन में तरमीम कर सकती है, उसका काम तो है आइन की रोशनी में तशरीह करना। ठीक है, लिहाजा मैं समझता हूं कि जो मेरी कानून की थोड़ी बहुत समझ है, सुप्रीम कोर्ट इन्हें यही कहेगी कि अगर आप इस तरीक़ेकार को बदलना चाहते हैं तो जाइए जाके आइन में तरमीम कर लें, क्योंकि आइन के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते, या आप पार्लियामेंट के जरिए आइनी तरमीम के जरिए तब्दील कर सकते हैं। तो ऐसे साहब ये ऑर्डिनेंस के जरिए ये तरमीम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ आइन के अंदर लिखी है, अगर आपने उसको तब्दील करना है तो आपको 2/3 अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट के जरिए उसमें तरमीम करनी पड़ती है। तो अगर अपोजिशन को ये दावत दें इस आइनी तरमीम के लिए, तो क्या आप इनके साथ बैठेंगे? क्योंकि शफाफ इंतखाबात तो अपोजिशन भी चाहती है। देखिए, अब तो इनके साथ बातचीत का मौका गुजर गया है। अब हम अगर अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर कारबंद हैं जिसमें अब हम ये कह रहे हैं कि पहले इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी हों, इसके बाद किसी किस्म की बातचीत की तजवीज़ पर हम गौर करेंगे, तो वो फाइनल यही है कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमेशा यही करते हैं, जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है ये ज़मीन पे बैठ जाते हैं और जब इनकी बात निकल जाती है तो ये अपने तमाम लाओ लश्कर के साथ अपोजिशन चोर है, डाकू है, गद्दार है, इंडिया का एजेंट है, वो शुरू कर देते हैं। तो अब ये 2.5 साल बहुत खेल हो चुका है, अब हम इनकी किसी बात में नहीं आने वाले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने सारे इस सूरत हाल पर अपने अपोजिशन के और पीडीएम के मजमूई तौर पर मौक़िफ़ से आगाह किया। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के हवाले से हुकूमत की अगली चाल या लाहे अमल क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुमकिना फैसले की रोशनी में हुकूमत आगे क्या करेगी, इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट इंतखाबात पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से होगा या ओपन बैलेट से? सदर पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया है, जिसके मुताबिक आइन में तरमीम किए बगैर इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात करवाने पर अदालत उस्मा की राय मांगती गई है। हुकूमती रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत नहीं कराए जाते, बल्कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कराए जाते हैं और सेनेट में खुफिया राय शुमारी के बायस अरकान की खरीदो फरोख्त में काला धन इस्तेमाल होता है। सेनेट इलेक्शन के बाद शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। रेफरेंस में यह भी कहा गया है कि सेनेट इंतखाबात में वोट की खरीदारी को खत्म करने पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक मौजूद है और सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदारी को रोकना तमाम बड़ी सियासी जमातों के मंशूर में भी शामिल रहा है। इसी मामले को 2 बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी शामिल किया और 2016 में सेनेट की कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अरकान पार्लियामेंट का इंतखाब बराह रास्त होता है, जबकि सेनेट उम्मीदवारान का इंतखाब बराह रास्त नहीं होता और कौमी असम्बली के मेंबरान पार्टी डिसिप्लिन के बायस अपनी राय में आजाद नहीं। इसीलिए सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है, जिसके जरिए सेनेट इलेक्शन में शफाफियत आएगी और इस अहम आईनी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे। याद रहे
कि 15 दिसंबर को वफाकी हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात फरवरी में करवाने और ओपन बैलेट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का मुशावरती दायरा कार लागू करने का फैसला किया था। सवाल उठ रहा है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से राय लेना जरूरी नहीं था, हुकूमत खुद से कदम उठा सकती थी, मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता था। क्या हुकूमत पार्लियामान को बाईपास कर रही है? इस सवाल पर हुकूमत की जानिब से जवाब आया कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद मौजूदा इलेक्शन एक्ट में तरमीम का कानून मंजूर करवा लेगी। लेकिन क्या हुकूमत खुद ही इस मामले को मुतनाज़ बना रही है और क्या सेनेट के इंतखाबात जल्द करवाने की हुकूमती कोशिश कामयाब हो सकेगी? बात करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान से। सर, सबसे पहले ये जो आज गवर्नमेंट ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया है सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार के हवाले से, अब अपोजिशन ये कह रही है कि ना ईसीपी को इस सारे मामले में लूप में लिया है, ना पार्लियामान में इस हवाले से कोई बात की गई है, तो क्या वजह पेश आई? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाईपास कर रहे हैं सर हुकूमत इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे मुअज़्ज़ज़ अदालत है, और जब भी कभी आइन की इंटरप्रिटेशन की बात होती है तो वहाँ जाया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट पेश किया जाता है कि आइन जो है या कानून, इस तरह कह लें, एक कानून साजी पार्लियामान में होती है और मुक़न्नना में और अदलिया में जो है उस पर फैसले होते हैं या उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, उसकी तशरीह होती है। लेकिन ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि जहाँ जहाँ जो कानून के तालिब इल्म हैं वो इस बात को समझते हैं कि जहाँ जहाँ कानून खामोश हो वहाँ जज जो है वो फिर जजमेंट लॉ भी आती है जिसको प्रेसिडेंट्स कहते हैं। जहाँ तो वो फिर एक पोर्शन होता है कानून का कि जो लेजिस्लेशन के जरिए नहीं, जज साहिबान के मुअज़्ज़ज़ अदालतों के जरिए फिर एक कानून की नई जगतें जो हैं वो तलाश की जाती हैं। लेकिन अब अल्लाह के करम से ये ज़माना है कि वो एक ज़माना था ना कि हुकूमत जो है अदालतों की बेइकरामी करती थी, अदालतों के ऑनरेबल जज साहिबान को धमकियाँ मिलती थी और उनको पता नहीं क्या क्या होता था। अब अल्लाह के करम से एक ऐसी हुकूमत है जो आज की जो आज़ाद अदलिया है उसमें हमारा तरीका। अली मोहम्मद खान साहब, अगर अदालत ये डायरेक्ट करती है कि आइन में तरमीम की जाए इस सेनेट इंतखाब के तरीक़ाकार को बदलने के लिए, तो आइन में इस तरमीम के लिए फिर क्या आप अपोजिशन जमातों को दावत देंगे पार्लियामान में आकर बहस करके आइन में तरमीम की, या फिर ज्वाइंट सेशन के जरिए करवाएंगे ये मामला? देखें, मैं दो बातें यहाँ पे करूँगा। एक तो आइन में बड़ा इस पे क्लियर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इलेक्शन किस तरीके कार से होगा, लेकिन हम चूंकि शो ऑफ हैंड यानी ओपन बैलेट की बात करते हैं तो इस वजह से मजीद क्लैरिटी के लिए वहाँ जाया जा रहा है। चूंकि ओपन बैलेटिंग या शो ऑफ हैंड जो एक लफ्ज यूज होता है, लेकिन असल में खुला वोट जिसको कहते हैं, ताकि सबको पता लगे कि कौन कहाँ वोट कर रहा है, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट में ना हो सके। इस पे माजी में अपोजिशन की बड़ी जमातों ने इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते रहे, बल्कि वो खुद इसकी शिकायत करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस पे तो मुझे नहीं लगता कि वो उसकी हमायत ना करे। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, शो ऑफ हैंड्स और ओपन बैलेटिंग में तो फर्क है, काफी वाज़ेह फर्क है दोनों तरीक़ाकार में। ओपन बैलेटिंग में तो ठीक है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, लेकिन शो ऑफ हैंड्स पे तो वो मुमकिन नहीं हो सकता सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नहीं, शो ऑफ हैंड्स की इस तरह से बात कभी भी किसी ने नहीं की। मकसद यही है कि ओपन बैलेट हो ताकि आपका वोट क्लियरली आए, पता लगे कौन किधर वोट कर रहा है, क्या कोई अपनी जमात की पॉलिसी के मुताबिक कर रहा है या कोई किसी प्रेशर या लालच में आके। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, आप भी ये जिक्र कर रहे हैं कि अपोजिशन जमातें खुद भी उसूली तौर पर मुत्तफिक हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। माजी में अपोजिशन खुद भी बात करती रही है ओपन बैलेटिंग के हवाले से, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि 2.5 साल जब आपके पास हुकूमत थी तो पहले कानून साजी क्यों नहीं की? अब क्या जरूरत पेश आ गई? इंतखाबात में जब 1.5 महीना रह गया तब इस कानून साजी की क्या जरूरत पेश आ गई? सर, आपने अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आईनी तरमीम करें, तो क्या अपोजिशन के साथ लेके चलेंगे या जॉइंट सेशन? देखें, पहली कोशिश तो हमारी ये होगी कि अपोजिशन के साथ इस चीज़ पे डायलॉग किया जाए, क्योंकि ये कोई हमारी कोई ज़ाती फ़ायदा या उनका कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान के निज़ाम को क्लैरिटी की तरफ लेके जाना है और पाकिस्तान के सेनेट का इलेक्शन जो है उसको हर शक व शुबे से बालातर करने की कोशिश होगी। तो आईनी तौर पर कोई तरमीम अगर हो तो आइडियल तो ये है कि आप पार्लियामान में प्रॉपर प्रोसेस के जरिए उसको करें। अगर अपोजिशन इसको सपोर्ट नहीं करेगी तो वो अवाम के सामने बेनकाब होगी, फिर मजबूरन आपको कोई और जॉइंट सेशन या इस तरह की कोई ऑप्शन पर देखना होगा। लेकिन पहली ऑप्शन आईनी तरमीम के लिए
प्रॉपर। बिल्कुल ठीक है। तो अली मोहम्मद खान साहब, ऑपोजिशन का जो ये एतराज है टाइमिंग के हवाले से कि अब जब सेनेट इलेक्शन में कम वक्त रह गया है, तब क्यों इस तरमीम की जरूरत पेश आ रही है? 2.5 साल में क्यों ना की ये कानून साजी हुकूमत ने? नहीं, हुकूमत ने तो हमेशा ये बात की है, और जाहिर है इस तरह की कानून साजी जो है वो तो आपने तभी करनी है जब वो मौका आए, और सेनेट का इलेक्शन अब नजदीक है, इसलिए ये बात की गई है। और पहले किया बाद में किया ये अहम नहीं है। बात ये है, वो कहते हैं कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सामने आए, बात करें। क्या सेनेट इलेक्शन में आप हॉर्स ट्रेडिंग के हक में हैं? अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, जो 2.5 साल की बात हो रही है कि 2.5 साल के दौरान हुकूमत को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, अब गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बयान दिया है और मिनिस्ट्रीज़ के साथ अपने मुआहिदे भी किए हैं, अब जब उन्होंने ये कहा है कि 2.5 साल हमें सीखने में लगे, तो जो अपोजिशन में रहते हुए इमरान खान साहब का दावा था कि हमारे पास टीम है, बंदे मौजूद हैं और हम आके तब्दीली वाज़े लेकर आएंगे, क्या फिर सर वो सियासी नारा था? अगर अब 2.5 साल बाद कुछ सीखा है तो? टीम भी मौजूद है, लेकिन टीम में आप तब्दीली करते रहते हैं। किसी को किसी को टीम पे भेजते हैं, अगर कोई कहीं पे सही परफॉर्म नहीं कर रहा आप उसको चेंज करते हैं, बजाय इसके कि आप एक फैसले पे आप जुड़े रहें। अगर उसमें कोई गलती आती है तो कोर्स करेक्शन और लोगों की गलतियां ठीक करना, तो मैं समझता हूं कि एक जिंदा और जावेद हुकूमत की निशानी है। बजाय इसके कि आप किसी को एक वजारत दे दें और 5 साल उसको पूछे ही ना कारकर्दगी का, तो सजा जजा का निजाम तो बहरहाल होना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो सजा और जजा के निजाम की आपने बात की है, इसी सजा और जजा के निजाम की वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की, जो कि आइडियली तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब जून में 6 माह के अहदाफ दिए थे वज़रा को, तो उसके बाद सर PIA के मामले पर वफाकी वजीर का बयान हमारे सामने आया, जिसकी वजह से अगेन PIA और एविएशन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेट्रोल बहरान हमने देखा, LNG बहरान हमने देखा, तो मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज की कोई सजा या जजा का कॉन्सेप्ट इसमें भी आएगा सर? बिल्कुल आएगा और होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जहां अच्छी कारकर्दगी को सराहा जाना चाहिए, वहां बुरी कारकर्दगी को खान साहब नोटिस भी लेते हैं, आपको तब्दील भी किया जाता है, आपसे वजारत ली भी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी सजा तो एक सियासतदान के लिए यही है कि उसको जो है एक आप ओहदा दें, और बुरी कारकर्दगी की वजह से। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, वो ओहदा वापस लेके कोई और ओहदा दे दें, क्या ये सजा है, या फिर ओहदा वापस ले लिया जाए मुकम्मल तौर पर ये सजा है? मेरे ख्याल में असल सजा तो यही है कि अगर किसी आदमी ने कोई करप्शन की है तो उसको फिर उसकी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन जाहिर है बाज़ औक़ात अपनी टीम प्लेयर्स को आप उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक गेज करते हैं और टीम में चेंज करते हैं। तो इमरान खान साहब का क्रिकेट में भी यही तरीक़ाकार रहा कि वो किसी को परमानेंट नहीं रखते थे, जो परफॉर्म करता था वो रहता था, जो नहीं करता था उसको चेंज करते थे। और असल सजा, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, वो यही है कि अगर किसी शख्स ने करप्शन की है, ज्यादती की है, तो फिर वो जो है उसको फिर असली में जो फिर अदालत। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, इस सारे मामले पर आप हमें हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।